हाय एवरीवन, हेलो अल्केन्स पढ़ रहे थे हम लोग केमिकल रिएक्शंस, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में 4 रिएक्शंस हम लोग देख चुके थे। आज अगला रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, मतलब हेलो अल्केन में जो हेलोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन अमीनो ग्रुप से, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसमें एमीन बनेगा। तो इसके लिए रिएजेंट क्या होता है कि हेलो अल्केन का रिएक्शन करवाया जाता है अमोनिया का अल्कोहलिक सॉल्यूशन से। दिस इज अमोनिया। अमोनिया मोस्टली जो है गैस होता है, तो इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेकर के रिएक्शन होता है। HX बाहर होगा और फर्स्टली 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन प्लस HX। यदि आप अल्काइल हेलाइड एक्सेस में लिए हो तो एक्सेस अल्काइल हेलाइड लेने से सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, मतलब 1 मोल और अल्काइल हेलाइड है तो फिर से यहाँ से एक HX बाहर होकर के या 1 डिग्री एमीन बदल जाएगा किसमें, 2 डिग्री एमीन में। अब इस 2 डिग्री एमीन में देखोगे तो अभी भी एक एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव माने जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से इसका रिएक्शन आप करवा सकते हो अल्काइल हेलाइड से। तो R N R और R 3 डिग्री एमीन। ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स बने हैं, ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर होता है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स दिस 3 टाइप्स ऑफ एमीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के चलते ये जो तीनों एमीन बन रहे हैं मिक्सचर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों को आप सेपरेट कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के आधार पे। अब जो यह 3 डिग्री एमीन बना है तो रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं होगा, या अल्काइल हेलाइड का 1 मोल से फिर से कंबाइन कर सकता है। देखो ये जो है 3 डिग्री एमीन, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अभी भी है, और यदि एक अल्काइल हेलाइड और है तो फिर से यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होकर के अपने लोन पेयर से अटैक करेगा। ऐसा एक R यहाँ भी जुड़ गया, नाइट्रोजन पे आ जाना है प्लस और बगल में X माइनस। दिस इज 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, जिसको हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलेंगे। यह जो रिएक्शन है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके अलग अलग एमीन्स बनाना और फिर एमीन से फाइनली 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बनना, इस प्रोसेस को हम लोग हॉफमैन अमोनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ये लाइसिस वर्ड का जनरली मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक करना, बॉन्ड का टूटना। तो अमोनिया से रिएक्शन करवा करके बॉन्ड तोड़ रहे हो, अमोनोलाइसिस। वाटर से रिएक्शन करके बॉन्ड तोड़ रहे हो, हाइड्रोलाइसिस। ओजोन से रिएक्शन करवा करके बॉन्ड तोड़ रहे हो, ओजोनोलाइसिस। तो लाइसिस का मतलब बॉन्ड ब्रेक करेगा, और किसके साथ रिएक्शन करवा करके इधर लिखा हुआ रहेगा। तो हॉफमैन तो नाम हुआ, अमोनोलाइसिस इसलिए क्योंकि सब में देखोगे तो अमोनिया से रिएक्शन होकर के जो है ना, ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो है सो ब्रेक कर रहा है। तो अल्काइल हेलाइड का जब रिएक्शन आप करवाओगे अमोनिया का अल्कोहलिक सॉल्यूशन से, तो सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन होकर के 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, या 3 डिग्री एमीन जो है फर्दर रिएक्शन करता है अल्काइल हेलाइड के एक और इक्विवेलेंट से, और 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट जो इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे 4 मिक्स जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक मिक्सचर बन जाएगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसमें आप जैसा यहाँ अल्काइल हेलाइड लो, सेम अल्काइल हेलाइड होगा, जाहिर सी बात है। यदि यहाँ आप मिथाइल लिए हो तो सब जगह वही रहने वाला है, मिथाइलिन, क्योंकि वही अल्काइल हेलाइड के अलग अलग इक्विवेलेंट्स हैं जो सक्सेसिव कॉम्बिनेशन में जो है या सब्स्टिट्यूशन में भाग ले रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक में बताया कि जो रिएक्शंस होते हैं ना वो रिपीट करते हैं। जैसे इसी रिएक्शन को ले लो, इसमें हेलो अल्केन का रिएक्शन जब आप अमोनिया से करवाए तो एमीन्स बने। अब एमीन्स से एक अलग चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो यहाँ यह हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी में था, और वहाँ सेम रिएक्शन को हम एमीन का प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे। रिएक्शन रिपीट करते हैं। नेक्स्ट
6 नंबर में सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या किया जाता है ना कि हेलो अल्केन का रिएक्शन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम नाइट्राइट, दिस इज पोटासियम नाइट्राइट, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ही रहेगा, इथेनॉल आप ले सकते हो। अच्छा, तो RONO प्लस KX, दिस इज अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन इसी में यदि आप 7 नंबर का कि अल्काइल हेलाइड को ही आप रिएक्शन करवाओगे सिल्वर नाइट्राइट से, दिस इज सिल्वर नाइट्राइट, तो यही सॉल्वेंट रहना है। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोअल्केन, RNO2 प्लस AgX, दिस इज नाइट्रोअल्केन। ऐसा फिर से वही रीजन आ गया, KCN और AgCN याद करो, KCN ले रहे थे तो साइनाइड बन रहा था, AgCN ले रहे थे तो आइसोसाइनाइड बन रहा था। इस बार हमने KONO लिया पोटासियम नाइट्राइट तो अल्काइल नाइट्राइट बना, लेकिन AgONO लिए मतलब सिल्वर नाइट्राइट तो प्रोडक्ट बन गया नाइट्रोअल्केन। सेम रीजन, जो एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ दिया था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ भी देने वाले हैं। और एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि पोटासियम नाइट्राइट में या जो पोटासियम है इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, देखो ये पोटासियम आयन और इधर ये है नाइट्राइट आयन। ऐसा इसमें पोटासियम और ऑक्सीजन के बीच जो है आयनिक बॉन्ड है, मतलब यह आयनिक नेचर का कंपाउंड हुआ, आयनिक नेचर का। जबकि आप सिल्वर नाइट्राइट में जाओगे तो कुछ ऐसा कहानी है इसमें। ऐसा देखो, अटैक उस एटम से होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसमें यदि आप देखोगे नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर। तो चूंकि यहाँ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने से इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया, तो प्रीफर करके यहाँ यही ऑक्सीजन इस पर अटैक करने वाला है। और जब यह ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा तो ये RONO के रूप में जुड़ेगा, अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन जब आप सिल्वर नाइट्राइट लेते हो तो इसमें सिल्वर और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है कोवलेंट नेचर का है, इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन अलग से नहीं है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके द्वारा होगा? अब यहाँ भी जो है 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है और दोनों पे मतलब सब पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है सब पे। इस ऑक्सीजन पे देखोगे 2 लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ये वाला ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके थ्रू होगा, ऑक्सीजन के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू? वैसे देख करके चलोगे तो बोलोगे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2, नाइट्रोजन के पास 1 ही है, तो ऑक्सीजन को अटैक करना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का संख्या से हम लोग को मतलब नहीं है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है फिर भी इसका ऑक्टेट है, इसके पास 1 है फिर भी इसका ऑक्टेट है। ऑक्टेट तो दोनों का है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थोड़े हुआ, लोन पेयर से हम लोग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम नहीं बोलते हैं। तो अब कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑक्सीजन के द्वारा होगा या नाइट्रोजन के द्वारा? तो जब ऐसे 2 अलग अलग प्रकार के एटम्स पे इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो तो डोनेट पहले वह करता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वह तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, वह डोनेट क्यों करेगा? तो यहाँ नाइट्रोजन पे भी है, ऑक्सीजन पे भी है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो नाइट्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा। और जब यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बाहर, और देखो नाइट्रोजन अटैक करेगा, और जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तब फिर इसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन सिल्वर का इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब यहाँ नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, R ये हुआ N से जुड़ गया, इसमें एक डबल बॉन्ड O और एक यहाँ ये सिंगल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर पहले से था, एक और लिया, तो O पे माइनस और N पे प्लस, दिस इज नाइट्रोअल्केन। तो सेम रीजन है कि पोटासियम नाइट्राइट आयनिक नेचर का है तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के थ्रू होगा, जबकि सिल्वर नाइट्राइट मोस्टली कोवलेंट नेचर का है, यहाँ कोई नेगेटिवली चार्ज्ड एटम नहीं है। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के थ्रू होता है जो नाइट्रोअल्केन का फॉर्मेशन करता है।
तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। तो 7 हुए। एग्जाम में रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ही आता है। और जैसे मान लो कि ऐसा कोई रिएक्शन आ जाए कंप्लीट करने, यहाँ KNO2 और यहाँ AgNO2, सॉल्वेंट में भी मेंशन ना रह भी सकता है। तो KNO2 के साथ अभी हमने देखा कि वो NO नाइट्राइट जुड़ता है, ऐसा वो NO, और AgNO2 के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, NO2, ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ भी जो यह नाइट्राइट आयन है, ये जो नाइट्राइट आयन है, इसमें भी डोनर साइट कई हैं। एक या नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये भी ऑक्सीजन हो सकता है। तो यहाँ भी डोनर साइट कई हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही अटैक कर रहा है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो नाइट्राइट आयन इज ऑल्सो एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल लाइक साइनाइड है। ठीक, या इसी को ऑब्जेक्टिव में बना करके पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में बना करके क्या पूछेगा? रिएक्शन दे देगा ऐसा, CH3I से CH3NO2, यहाँ क्वेश्चन मार्क ऑप्शन दे देगा कि क्या होना चाहिए रिएजेंट। यहाँ कई ऑप्शन दे सकता है, KNO2, NaNO2, AgNO2, HNO2, ऐसे करके कुछ भी। तो नाइट्रो बन रहा है, आयोडीन हट करके मैंने हेलो अल्केन से नाइट्रो अल्केन, तो AgNO2। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट 8 नंबर, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, इसमें थायो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, थायो अल्कोहल का। इसके लिए क्या किया जाता है कि हेलो अल्केन का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम या पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। NaSH ले सकते हो या KSH ले सकते हो। तो यह भी जैसे NaOH था और KOH था, उसी प्रकार से NaSH और KSH है। जब सॉल्यूशन तैयार करोगे तो आयनिक नेचर के होंगे, Na+SH- या K+SH-। तो रिएक्शन करवाओगे तो सिंपल सा या SH- न्यूक्लियोफाइल का काम करते हुए X को यहाँ से रिप्लेस करेगा, मतलब ये ग्रुप बाहर, और ये NaSH प्लस NaX या KX जो भी आप लोग। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? हाइड्रोसल्फाइड आयन, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल। कोई सिंपल सा रिएक्शन आ जाए कंप्लीट करने, मान लो 2 स्टेप का रिएक्शन है ऐसा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा हुआ रहेगा नंबर 1 HBr और नंबर 2 NaSH। ऐसे भी 2 स्टेप्स के भी रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 में HBr लिखा हुआ है, मतलब उस अल्कीन में पहले आपको HBr का एडिशन करना है। उसके बाद NaSH लिखा हुआ है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा HBr ऐड करने के बाद फिर उसका रिएक्शन किससे करवाना है? NaSH से। तो HBr सबसे पहले ऐड करोगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, केवल HBr, परऑक्साइड वगैरह नहीं है, तो मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन होगा। मतलब यह जो अल्कीन है प्रोपीन, इसमें सबसे पहले आप HBr ऐड करोगे तो मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन होकर के आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनने वाला है। और फिर इसका रिएक्शन NaSH से है, तो ये रिएक्शन करके CH3CH SH CH3 ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट 9 नंबर, सब्स्टिट्यूशन बाय मरकेप्टाइड ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर।
देखो जैसे हम लोग पीछे पढ़े NaOH हाइड्रोक्साइड ग्रुप हुआ, अल्कोहल बना रहा था, तो उसी प्रकार से पढ़े NaSH हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप हुआ जो थायो अल्कोहल बनाया। तो अल्कोहल थायो अल्कोहल, बस ऑक्सीजन को सल्फर यहाँ रिप्लेस किया, सल्फर को थायो बोलते हैं, दैट्स वाई थायो अल्कोहल। तो जैसे फिर हमने वहाँ पढ़ा NaOR सोडियम अल्कोक्साइड, उसी प्रकार से यहाँ रहे NaSR, दिस इज Na+O-, यहाँ था Na+S-। तो इस सोडियम मर्केप्टाइड, ये है सोडियम अल्कोक्साइड। तो सोडियम अल्कोक्साइड ले रहे थे तो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर बन रहा था। उसी प्रकार से यदि आप सोडियम मर्केप्टाइड लोगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट क्या बनेगा, थायो ईथर बनेगा। मतलब O के जगह S है, ऑक्सीजन के जगह सल्फर, एंड सल्फर इज थायो, दैट्स वाई हियर थायो अल्कोहल एंड दिस वन इज थायो ईथर। तो ऐसे ही रिएक्शन होना है, बस यहाँ H के जगह आप कोई अल्काइल ग्रुप ले लोगे, सेम या डिफरेंट जो भी हो ऐसा, तो थायो ईथर बन जाएगा, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब हेलोअल्केन को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम या पोटासियम मर्केप्टाइड से, तो जाकर के फॉर्मेशन होता है थायो ईथर का। इसको बनाया जाता है, बनाया कैसे जाता है कि जैसे कोई थायो अल्कोहल है, इसमें या हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, लेकिन हाँ समवॉट एसिडिक तो है। तो यदि इसका रिएक्शन कोई स्ट्रॉन्ग बेस से करवाओ, जैसे सोडामाइड से करवा दो, तो या इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से बनेगा सोडियम मर्केप्टाइड, अमोनिया बाहर, और यह सोडियम मर्केप्टाइड जो है सो हेलोअल्केन से रिएक्ट करके थायो ईथर बना लेगा, ऐसा प्रकार से। तो जैसे वहाँ अल्कोहल बन रहा था, यहाँ थायो अल्कोहल बना, वहाँ जैसे ईथर बन रहा था, इस बार थायो ईथर बना। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय 10 नंबर में, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सी ग्रुप या कार्बोक्सिल बोल सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसमें क्या होता है कि हेलोअल्केन का रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो जब आप हेलोअल्केन का रिएक्शन सिल्वर कार्बोक्सिलेट से करवाओगे या सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा और प्रोडक्ट बनता है एस्टर, दिस वन इज एस्टर, और बाहर हो जाएगा यहाँ से AgX। मतलब इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है दिस कार्बोक्सिलेट आयन, देखो ये ऐसा है, और यहाँ आप हेलोअल्केन लिए तो ये बाहर होगा, रिवो माइनस अटैक करेगा, सो दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ न्यूक्लियोफाइल है। तो इसी में सिंपल सा जो है कन्वर्सन क्या आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ लिखा हुआ रहेगा CH3CH2Br प्लस खाली जगह, और इधर प्रोडक्ट बना हुआ रहेगा CH3CH2COOC2H5। अच्छा भरो यहाँ क्या होगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। तो देखो दिया हुआ है हेलोअल्केन, बन रहा है एस्टर। आप पहचान पा रहे हो प्रोडक्ट का नेचर की नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। आप प्रोडक्ट का नेचर ही नहीं यदि नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर रिएजेंट को कैसे आप वहाँ भरोगे, नहीं भर पाओगे। इसलिए बताया कि ऑर्गेनिक के लिए बेसिक कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर वगैरह जो है अच्छे से पता होना चाहिए तब। तो हेलोअल्केन दिया हुआ है, एस्टर बन रहा है, तो इसके लिए रिएजेंट आपको दिमाग में लाना होगा। तो लाना होगा क्या, कोई सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होना है, क्या होना है ये भी देखना होगा। तो देखो अभी जो रिएक्शन लिखे तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तो O के बाद जो ग्रुप जुड़ रहा था इधर, वह था हेलोअल्केन का पार्ट।
वह क्या था, हेलोअल्केन का पार्ट। तो यहाँ O के बाद ग्रुप जुड़ रहा है इथाइल, तो यह इथाइल हेलोअल्केन का पार्ट होगा जो कि है 2 कार्बन का। तो इसके अलावे जो इधर बचा ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलेट, वो यहाँ होगा। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलेट में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OO, ठीक। और यहाँ जो है सो सिल्वर लगा दोगे दिस वन। अच्छा, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आए तो, नहीं तो फिर कंप्लीट करने के लिए तो आएगा ही। और एक लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअल्केन का सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग को समझना होगा, और समझना क्या होगा सो देखो कि आप एक अल्केन लो, इथेन, एक अल्कीन लो, इथीन, और एक अल्काइन लो, इथाइन। ऐसा इसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यह सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यह ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। अब इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ 25% s कैरेक्टर प्लस 75% p कैरेक्टर। इसमें 33.3% s कैरेक्टर एंड 66.7% p कैरेक्टर, और यहाँ 50% s प्लस 50% p। ऐसा मतलब सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन है जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब हुआ कि उस कार्बन का जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, तो उस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वह 25% s में है, 75% p में है। उसी प्रकार से इथीन जो है उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है दिस वन, और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर्ड पेयर, या 33.3% s में लाई कर रहा है, 66.7% p में लाई कर रहा है। और उसी प्रकार से जो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन है और इस कार्बन हाइड्रोजन का जो यहाँ बॉन्ड पेयर है, यह बॉन्ड पेयर 50% s में लाई कर रहा है, 50% p में लाई कर रहा है। तो अब जरा यहाँ समझोगे कि यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सेल, सेल में सब सेल और फिर ऑर्बिटल्स। तो मान के चलो यह एक सेल है और इसमें जो अलग अलग सब सेल या ऑर्बिटल्स होते हैं s p d f, तो इसमें से s जो है ना वह न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक होता है, उसके बाद p, उसके बाद d, और सबसे दूर जो है न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन होता है, f होता है। अब इलेक्ट्रॉन s में भी हो सकते हैं, p में भी हो सकते हैं, d में भी और f में भी। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन s में है और कोई इलेक्ट्रॉन p में है, तो या s वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा या p वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फील करेगा, ऑब्वियसली जो नज़दीक होगा। तो s वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब कि यदि किसी के पास s ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो यदि किसी एटम में s ऑर्बिटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का s में जाने का या s में रहने का संभावना अधिक है, और इस केस में उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, माने इलेक्ट्रॉन लेने का एबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन लेता है तो मोस्टली s में जाएगा, और s में मतलब न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक, तो वह स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फील करेगा। तो जैसे जैसे किसी एटम में या किसी एटम का जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें s कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसका मतलब कि उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, वह एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, लेकिन कार्बन के नेचर में तो अंतर हो गया ना। इसमें 50% s कैरेक्टर है, इसका मतलब हुआ कि यह कार्बन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन तीनों की तुलना में,
और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब हुआ कि यह कार्बन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करेगा, ई भी अट्रैक्ट करेगा और ई भी करेगा, ई सबसे कम करेगा। तो यहाँ यदि एक एरो दे रहे हैं तो यहाँ 2 एरो देना होगा, मतलब इससे ज़्यादा ई कार्बन अट्रैक्ट करेगा, और ये तो सबसे ज़्यादा करेगा, यहाँ 3-4 एरो भी दे दो चलेगा ऐसा। तो चूँकि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, जिसमें 50% s कैरेक्टर है, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इस केस में या इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा अपने तरफ। और जब यह कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी ओर विड्रॉ करता है, मतलब ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यह कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ से जो है H+ बाहर हो जाएगा, H+ के रूप में बाहर हो रहा है, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह हाइड्रोजन किस नेचर का हुआ, एसिडिक, उससे कम एसिडिक ई वाला हाइड्रोजन और उससे कम एसिडिक ई हाइड्रोजन। तो जैसे इस हाइड्रोजन को आप आसानी से H+ के रूप में निकाल दिए, वैसे इसके और इसको हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते हो। चलो यहाँ थोड़ा बहुत निकाल भी दोगे, यहाँ एकदम नहीं। तो वहाँ निकालने के पीछे कारण था कि उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा था, s कैरेक्टर अधिक होने के चलते। तो अल्काइन में जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड हो, तो वह हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, वह हाइड्रोजन H+ के रूप में वहाँ से रिलीज हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ यह जो बनेगा, दिस वन इज अल्काइनाइड आयन, अल्काइनाइड आयन। और यह अल्काइनाइड आयन यहाँ काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो वह H+ वहाँ से अपने नहीं निकलेगा, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया जाता है, सोडामाइड का। उसके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया जाता है, सोडामाइड का। तो जैसे कोई टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। इधर भी अल्काइल दोगे तो दिस इज नॉट टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल हुआ। तो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड होना चाहिए, तो ऐसे अल्काइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन। और अभी देखें कि इसमें जो हाइड्रोजन है वह एसिडिक नेचर का है, तो यदि इसका रिएक्शन आपको या स्ट्रॉन्ग बेस से करवाओ लाइक सोडामाइड, ऐसा सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया ऐसा, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कार्बन विड्रॉ करेगा और H+ को NH2- ले लेगा। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ आ जाएगा, और ये NH2 और NH3 जो कि सॉल्वेंट में रहेगा ऐसा। अब यह जो बना सोडियम अल्काइनाइड, दिस वन इज या न्यूक्लियोफाइल, और अब उस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन आप करवाओ हेलोअल्केन से, R-X हेलोअल्केन से। तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ से हटेगा, इस पर अटैक करेगा, तो RC R- प्लस NaX, दिस इज हाइयर अल्काइन। हुआ ओवरऑल क्या है ना कि एक लोअर अल्काइन को आप हाइयर अल्काइन में बदले हो। कैसे, तो पहले उसका आप सॉल्ट बनाए एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल करके, और फिर उसका रिएक्शन कोई आप हेलोअल्केन से करवा दिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो यह रिएक्शन ओवरऑल एक लोअर अल्काइन को हाइयर अल्काइन में बदलने का है। अब इससे कई रिएक्शंस, कई कन्वर्सन्स बन सकते हैं। जैसे मान लो एक कन्वर्सन NCERT बुक में दिया हुआ है, इथेनॉल टू ब्यूटानाइन ऐसा। तो इथेनॉल का मतलब आपका ये दिया हुआ है CH3CH2OH, और ब्यूट-1 आइन का मतलब हो गया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज ब्यूट-1 आइन। कैसे बदलोगे, तो देखो अल्काइन आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब अभी जो रिएजेंट बताया उसका इस्तेमाल करना ही होगा, और वह जो रिएक्शन होता है वो तो हेलोअल्केन के साथ होता है, लेकिन हेलोअल्केन दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है अल्कोहल। तो सबसे पहले इस अल्कोहल को जो है आप हेलोअल्केन में कन्वर्ट करो। तो इस अल्कोहल को हेलोअल्केन में बदलना है, तो बेस्ट रिएजेंट SOCl2 के साथ आप हीट करो, कोई बेस लेकर के, रिएजेंट पूरा लिखना है, पिरिडीन।
तो वो OH हट करके वहाँ आ जाना है Cl, CH3 CH2 Cl। अब देखो CH3 CH2 इतना तो मिल गया, E एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको लेना होगा, और एक्स्ट्रा आपको क्या लेना होगा, C∼CH माइनस प्लस। डायरेक्ट इस चीज़ को ना लेकर के, चूँकि डायरेक्ट ऐसा ही बना हुआ नहीं रहता है, इसके जगह आप इसको ऐसे लिख सकते हो एसिटाइलिन, और इसके साथ आप लिख दो क्या, सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पहले ये सॉल्ट बनाएंगे, तब ये सॉल्ट जा करके इससे रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा ब्यूट-1,9। तो जब ऐसे अल्काइन बनाना हो तो इसको प्रीफर करोगे, इस रिएक्शन को काफ़ी बेहतर तरीके से जो है बनाया जाता है हेलो अल्केन हायर अल्काइन इससे, या इसी में एक कन्वर्सन हो, मान लो इथाइन टू ब्यूट-2,9 ऐसा। तो इथाइन मतलब ऐसा, ब्यूट-2,9 बनाना है ना, तो ब्यूट-2,9 कहने का मतलब हुआ ये दोनों तरफ जुड़ेगा मिथाइल। तो ये तो दिया हुआ है बीच के 2 कार्बन, अगल बगल 2 मिथाइल, तो अगल बगल 2 मिथाइल तभी आएंगे जब दोनों तरफ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन हटाना होगा, तो दोनों हाइड्रोजन हटाने के लिए क्या करोगे, 2 मोल सोडामाइड लोगे, सॉल्वेंट तो अभी भी लिक्विड अमोनिया ही होना है ऐसे, तो ये दोनों हाइड्रोजन हटेगा, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, इधर भी नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन। अब इसमें क्लोरोमीथेन या कोई भी तो हेलो अल्केन मिथाइल ग्रुप जिसमें हो उससे आप रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ से ये NaCl बाहर, यहाँ से NaCl बाहर, एक CH3 इधर से जुड़ जाएगा, एक इधर से, दिस वन इज द प्रोडक्ट। तो ऐसे आप अच्छे से यदि सोच पाते हो, कंसेप्ट क्लियर है, सारा रिएक्शन रिवाइज किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ सारे रिएक्शंस, सारे रिएजेंट्स और जो कंसेप्ट हैं वो यदि दिमाग में हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे इतने रिएक्शंस हो जाएंगे पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में, इतने मतलब उसको अनकाउंटेबल बोला जाए, नहीं काउंट कर सकते हो कितने रिएक्शंस है, और उसमें से कुछ रिएक्शंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो रिवीजन यदि ढंग से नहीं रहा, तो वहाँ काफ़ी दिक्कत हो जाता है, मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल करें, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं है तो प्रोडक्ट के नेचर के बारे में पता नहीं चलेगा, तो काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं वहाँ। तो इसीलिए जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रटना इसमें कुछ है नहीं, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करो उतना ही बेहतर है। NCERT बुक में जो है एक और कन्वर्सन है, प्रोपीन से प्रोपाइन दिया हुआ है, प्रोपीन टू प्रोपाइन दिया हुआ है। प्रोपीन मतलब दिस वन, और प्रोपाइन का मतलब बस डबल बॉन्ड बदल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा कैसे बदलोगे इसको, तो सबसे पहले इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे हम लोग, दोनों कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, CH3 CH Cl CH2 Cl ऐसा। अब इसके बाद सक्सेसिव स्टेप में आप डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करो, 2 अलग अलग स्टेप्स में, या एक ही बार करो। मतलब सबसे पहले यदि इसको आप अल्कोहलिक KOH, या इससे भी बेहतर बेस यहाँ रहेगा सोडामाइड लिक्विड अमोनिया में, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सक्सेसिव डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, मतलब एक बार हाइड्रोजन हटेगा, एक बार हेलोजन हटेगा है। तो यदि इसको ऐसे करो तो ये वाला हाइड्रोजन तो जो है अभी ज़्यादा एसिडिक दिख रहा है, तो पहले ये हाइड्रोजन हटेगा और ये वाला हेलोजन हटेगा, तो ये जाएगा पहले CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2 ऐसा। और फिर से इसका रिएक्शन एक बार और इसी से करवा दो, फिर से वही चीज़ लिख दो NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो फिर से इस बार एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इस CH बन जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे। या डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो ना, 2 मोल सोडामाइड
लिक्विड अमोनिया। अच्छा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एक बार हाइड्रोजन हेलोजन फिर एक बार हाइड्रोजन हेलोजन, तो यहाँ बचेगा C, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हेलोअल्केन के जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे टोटल 11, इससे रिलेटेड जो कन्वर्सन्स बन सकते थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सबों के बारे में जो है हमने पढ़ा, कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हेलोअल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।